गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जीना की तरफ से सुरंग की खोज में आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। जो मेट्रो का जो स्टेशंस, अंडरग्राउंड स्टेशंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ज़मीन के नीचे होता है और वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया में ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो वहाँ की ट्रैफिक वगैरह को भी कैसे हैंडल करना है, काफ़ी तरह की समस्याएं होती हैं। तो इसके संबंध में आज चर्चा करूँगा। तो इसमें मुख्यतः दो तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। जो पहली टेक्निक है जो कि कन्वेंशनल टेक्निक है, उसको मैं बाद में उसकी चर्चा करूँगा। वो है बॉटम अप कंस्ट्रक्शन, यानी पहले आप खुदाई कर लेते हैं और खुदाई करने के बाद तब फिर नीचे से आप जो है स्टेशन की बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। और दूसरा मेथड जो कि ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज में यूज़फुल होता है और वो जो है क्विकली उसमें आप ट्रैफिक को रिस्टोर कर सकते हैं और नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। वहाँ पर हम ऊपर से नीचे की दिशा में कंस्ट्रक्शन करते हुए जाते हैं। तो ये जो मेथड होता है उसको कहते हैं टॉप डाउन मेथड। तो पहले मैं टॉप डाउन मेथड की चर्चा करूंगा और इसके लिए मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस मैं रेफरेंस दूंगा और उसको दिखाते हुए ही मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। तो ये आपका स्क्रीन जो है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा एक वीडियो से जो कि टॉप डाउन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन को दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक्सकेवेशन जो है वो करके और इसमें रिइंफोर्समेंट का केस डाला गया, उसके बाद कंक्रीटिंग की गई। फिर यहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया, इसमें कंक्रीटिंग की गई। इसके बाद ये सारा, इसको बोलते हैं डायफ्राम वाल। ये डायफ्राम वाल कंप्लीट होने के बाद ये जो पाइल कॉलम्स इंसर्ट किए गए, जो कॉलम्स जो है वो पूरे नीचे तक जाएंगे। उसके बाद ये ऊपर का टॉप का रूफ बना दिया गया, इसमें एक सुराख यहाँ पे छोड़ दी गई और इससे एक्सकेवेशन चालू होगा। और ऊपर का जो स्लैब था वो जब बन गया तो ऊपर से हम ट्रैफिक को भी अलाउ कर सकते हैं। तो ये जो है आप एक्सकेवेशन होता जाएगा और ये जो है ये शॉर्ट में आपको दिखाया, ये अलग अलग वो जो है लेवल पे स्लैब्स की कास्टिंग होगी। और अब मैं आगे दूसरा वीडियो दिखाऊंगा। अब इसमें जो है ये एक वीडियो है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। अभी इसमें टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन और बॉटम अप कंस्ट्रक्शन मेथड के बीच में कंपैरिजन किया गया। तो ये जो है इसको डायफ्राम वाल बोलते हैं।
Excuse me, I will come.
So I think you have been able to follow this video, or I will further try to explain the things in due course. So let us go to the next video. So it is a diaphragm wall construction video, real video at Perth, and you can see that this reinforcement cage was shown, which was being assembled, and it has been brought here and kept at the site. This is the reinforcement cage. So this reinforcement cage, now the excavation has been started. Before excavation, these guide walls are made on both the sides, and then excavation is started. You can see the two guide walls which were at this is the operator operating, and the excavator is going inside, and this is the soil is being dumped here for disposal. Uh, so the excavation part is over. Now this side, one side excavation was over. The second side excavation has been started, and it is being done here in the truck. As you can see, these are the two guide walls which have to be constructed to a small depth, so that below that it's all soil. The guide walls help in guiding the excavation. And here the liquid which you are finding, that liquid is nothing but earlier it was a bentonite slurry, but nowadays this polymer-based liquid is used, because bentonite slurry has got certain environmental issues, so it is now banned actually. And polymer is this thing. Actually, why it is put? It allows soil stabilization. The soil will not cave in when the excavation is taking place, because it goes to a very large depth. As you can see, depth, the concourse level, then you have the platform level, and so the depth is quite large. So, uh, speed is of at a slightly larger density and viscosity. Now it is the separator that is being withdrawn. That now excavation under progress. Since it is a deep excavation, so once the excavation is over, it is covered with this uh, uh, steel grating, which is there, that like that is there. Now this cleaning process is going on. Now this cover has been provided. Now the compressor has come, and that the cleaning process will take place. Whatever debris and other things are there, those things will be removed finally.
So this process of cleaning after this, they will put the uh, reinforcement cage will be put, and at the end, stoppers are kept. As you can see, one stopper was kept. Now the reinforcement case is being lowered. So you can see that is the stopper. That stopper actually will give the end. This side also they will put. Reinforcement cage has been lowered. Second reinforcement cage has been blocked. That is also being lowered. Now you can see the for concreting the trimming pipes are being inserted, and this the tunnel type of thing that will be inserted here, from which the uh, concrete will be poured into it. So this is also being fitted over here. Now the concrete mixer that is the concrete already made at the this thing and kept it here, and then it is not something concrete is not being produced here. It is produced at this factory, and from there the concrete is carried into these. Nowadays, this method is used. Sufficient admixtures are mixed with it to maintain the proper. And these are carried from the factory and brought here. And it is temperature control is also maintained in case of summer period. There is kept within limit. So these vehicles will be coming and again pouring concrete, go back. So this is the how the diaphragm wall has been constructed. So now coming to the next. So to the actual operation, as I had told you, the top slab has been cast, and here that opening has been left. These are the reinforcements. This opening will be closed afterwards when the work is over. So initially, you can see the excavation has been started, and the slab this side you can see is all cast top slab. And for casting the top slab, actually, the diaphragm wall that itself for joining of reinforcement, that the reinforcement is projecting, and there is a nut fixed to the reinforcement which is projecting out, and the reinforcement bar is threaded, and at the end is joined with that nut.
So the two ends, the one which is coming out from the this thing, diaphragm wall, and you can see here these are the things. So that reinforcement is joined with that, and now this portion, the casting will be done later on. And these are the, initially I had shown that these are the columns which were inserted, and over that this casting has been done. Now you see that the first this slab was cast, and second slab this has already been cast, and now we are going into the further below. So once this level is this level is reached, another casting. This is how the construction goes on. So as reinforcement is screwed into the projection from the diaphragm wall, so therefore here, I mean, it is a very important, this junction is very important. So design has to take proper care of it, and the positioning at the time of fixing reinforcement is also very important, because if it is not properly placed, then there will be problem in joining, and the depth also may get affected. Slab depth may also get affected. So now the last one I will show. These are the formworks being inserted. Excavation is going on. First of all, this portion has been done, then the remaining portion here is being. There are different methods depending on what type of site is there. That. So all these columns, steel columns which were there, they are encased into concrete, and then finally you have a concrete column. So this is how concrete column is done. So, okay. Now I will go for bottom up construction method. So you can see here all this sheet piling, or there are different methods, or this I beams are there, and then planks are inserted in between, and then it is supported. These are the supports provided. Lateral support is provided, and excavation goes on like that. They will go into further depth. So this is going from top to bottom. So these are called these are piles, secant piles. So, and sheet pile. There are different methods. Three methods they have shown. This is your sheet pile. This is secant pile, and this one is your I beams column is inserted, and then
wooden planks inserted in between. Then you go for it is in Qatar Railway how it was done project, integrated railway project. So cut and cover bottom up method. So now you see this was the position at the top. So then they have here they are going to excavate this portion. So this side they have provided that barrier on both the sides, and then they have started inserting the here it is actually diaphragm wall construction. So they are going for not diaphragm. These are all not diaphragm wall. These are secant piles. The secant pile construction is going on, as you can see. Secant pile has gone up to that. Secant pile is going that side. Now, after this, this top slab has been cast over these secant piles, and then the road is being built so that the traffic can be restored. So as you can see, the traffic has been restored. Now the excavation is taking place here, and it is going top down. So here actually they are providing these struts for support during the excavation process. So at different levels, as the excavation progresses, these supports are provided. So now this bottom slab has been cast, and obviously these piles, secant piles, which are contiguous, they go slightly deeper than this depth. Then, as you can see, the columns are being erected, and then the next slab is cast, and then you have this one. So this is the construction has started from bottom to top, and then the work inside work is finished. Here actually they have used secant pile, and for restoration of traffic they have cast the top slab first. So this is the difference, that top slab we have been cast with. This I think I have already shown, so this I will leave. And coming to this. ये बहुत जरूरी चीज है कि जो जितनी यूटिलिटीज होती हैं, वो यूटिलिटीज जहाँ पर आपका स्टेशन वाला एरिया होता है उसको पहले सर्वे करके और उसको डाइवर्ट करके या टेम्पररी सपोर्ट करके रख दिया जाता है। उसके बाद काम करने के बाद वो जो यूटिलिटी का जो है प्रॉपरली उसको अभी देखिए यहाँ पर जो है गाइड वॉल सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। ये डायफ्राम वॉल बनना है, तो ये गाइड वॉल बन गया। गाइड वॉल थोड़े डेप्थ के लिए, ज्यादा डेप्थ के लिए नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ। ग्रैब है। अब देखिए पेंटोनाइट स्लरी इसमें डाला जा रहा है, जिसमें मैंने बताया कि आजकल पॉलीमर यूज होता है उसकी जगह पे। अब देखिए ये साइड वाला जो है उसका स्टॉप एंड्स डालेंगे ये।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों साइड में स्टॉप एंड डाला जाएगा, है ना। इस साइड दोनों साइड में। अब देखिए ये रेनफोर्समेंट केज बन के तैयार है। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट सही मेंटेन करते हुए उसमें लोअर किया जाएगा। ये देखिए ये कपलर्स आप देख रहे हैं ना, इसी इसी को कपलर्स, ये जो कपलर्स है, इसी कपलर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसको एकदम सही लोकेशन पे, प्रिसाइज लोकेशन पे रखना पड़ता है। उसी से जो है वो स्लैब का रेनफोर्समेंट। अब देखिए कंक्रीटिंग हुई है सेमी पाइप से। अब दूसरा एक्सकवेशन किया गया, इस तरह से करके ये पूरा जो है आपका डायफ्राम वॉल जो है कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए एक्सकवेशन इन्होंने शुरू किया। ये देखिए ये जो है ना, यही मैं बता रहा था, यहाँ जो ये कपलर जो है, ये कपलर से कपल किया जाता है, वो थ्रेडेड होता है कपलर। तो इसका जो रेनफोर्समेंट है उधर से, वो तो उसमें थ्रेड होकर लगा हुआ है, इधर से। अब देखिए यहाँ पे एक्सकवेशन के लिए ये स्पेस छोड़ा गया है, ठीक है, और बाकी कास्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक्सकवेशन चल रहा है, यहाँ पे स्मॉल पहले एक्सकवेशन करेंगे। हेलो। हाँ हाँ। सॉरी ये, हाँ। तो आप देख रहे हैं ये एक्सकवेशन हो रहा है, और इस पे ये सपोर्ट दिया गया। और ये सपोर्ट जो है, ये जैसे रैंप रैंप जो है ना अंदर जब जाएगा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो नीचे से जो अंडरग्राउंड जो मेट्रो है, उससे फिर ऊपर जाकर के एलिवेटेड में वो ज्वाइन होना है। तो उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाया गया है। अब ठीक है, अब इसके बाद मैं बाकी चीजें जो हैं जो नहीं समझ में आई हैं वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो साथियों, जैसा मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की थी, पूरी तरह से चीजें जो कि आप लोग नहीं अवगत हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी। अब मैं थोड़ा चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा आपने देखा कि दो मेथड से, टॉप डाउन और बॉटम अप। जो मेन डिफरेंस था वो था कि टॉप डाउन में जब क्विक रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक जो है, उसमें ये ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में इसका यूज होता है। और जहां पर आपको स्पेस अवेलेबल है इजीली, वहां पे एक्सकेवेशन करके नीचे से कंस्ट्रक्ट करना हो, तो उसमें बॉटम अप मेथड होता है। बॉटम अप मेथड में जो कि कन्वेंशनल मेथड है, उसमें क्या करते हैं, पहले जो है वो चारों तरफ, जहाँ जो स्टेशन का जो चारों तरफ एरिया है, उसमें हम तीन तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। अगर सॉइल बहुत खराब क्वालिटी का है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पाइल्स जो है वो उसमें ये करके होल करके ग्राउंड में, उसमें जो है रेनफोर्समेंट डाल करके, वो जो कास्ट इन सिटू पाइल पाइल बोलते हैं, बोर्ड एंड कास्ट इन सिटू पाइल। तो बोर्ड एंड कास्ट इन सिटू पाइल करते हैं, और उसके बाद उसके दो पाइल्स के बीच में फिर एक और पाइल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो है इस तरह से करके वो पूरा कंप्लीट एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई गैप नहीं होता है। और इसका जो है
तो बीच वाला जो कास्टिंग होता है वो उसमें ग्रूव रहता है दोनों साइड, तो उसमें वो बैठ जाता है। तो इस तरह से करके ये पाइल जो है कंटिन्यूअस पाइल्स इस तरह से कास्ट किए जाते हैं और इसके बाद एक्सकवेशन शुरू किया जाता है। तो ये एक मेथड हुआ। अगर दूसरा है कि शीट पाइल। तो शीट पाइल जो है वो जो स्टील का काफी हाई स्ट्रेंथ स्टील का शीट्स होता है, जिसको कि हम एक सर्टेन शेप में, ट्रेपेजॉइडल शेप में, उस तरह से उसको शेप में मोड़ करके और फिर एक के साथ एक कनेक्ट करते हुए इस तरह से करके शीट पाइल उसमें ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के लिए थोड़ा उसमें हैमरिंग ऊपर से करना पड़ता है, और हैमरिंग चूंकि होता है इसलिए इसमें आवाज ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक ये होता है शीट पाइल कंस्ट्रक्शन का। लेकिन उसकी भी नई टेक्निक है जिसमें कि वाइब्रेशन करके उसको पुश किया जाता है, तो उसमें ज्यादा हैमरिंग नहीं होती है, तो उसमें थोड़ा नॉइज कम होता है। तो हैमरिंग होने से वो लोगों को दिक्कत होती है और वाइब्रेशंस के चलते भी लोगों को परेशानी होती है, आजू बाजू वाले घर वाले जो होते हैं। तो शीट पाइल के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन शीट पाइल भी काफी इफेक्टिव मेथड है। तो ये पहले जमीन में गाड़ देते हैं इसको। उसी तरह से एक तरीका और है जो कि उसमें वो जो गर्डर्स होते हैं, आई आई बीम्स जो होते हैं, उनको वो कॉलम के रूप में यूज किया जाता है। एक्चुअली कॉलम्स के कंस्ट्रक्शन होता है, उसको ग्राउंड में पुश करते हैं अंदर, और पुश करके उसके बाद फिर तब जब ऊपर से हम एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं, तो एक्सकवेशन कुछ दूरी तक करके उसके बाद उसको सपोर्ट करना होता है। तो वो सपोर्ट का आपने मेथड देखा होगा कि स्टील का जो है स्ट्रक्चर जो है वो कैसे चारों तरफ उसको सपोर्ट कर रहा था। तो वो सपोर्ट एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट किया। उसके बाद सॉइल को और फर्दर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अंदर में सॉइल के अंदर जो है वो एक तरह का वो एंकर्स उसमें डालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ड्रिल करके जो है स्टील रेनफोर्समेंट अंदर डालते हैं और उसके बाद उसको कंक्रीट ग्राउट कर देते हैं। तो वो एंकर जो है तिरछा एंकर उसमें घुसा देते हैं जमीन में, और उसके बाद फिर वो जो रेनफोर्समेंट आगे निकला रहता है उसको भी वो जो फ्रेम चारों तरफ से जो हमने सपोर्ट लगाया है उसी में वो जैक से उसको टाइट करके उसको उसमें टेंशन डाल देते हैं। तो उससे सॉइल जो है वो एंकर उसको अच्छी तरह से कर लेता है, तो वो सपोर्ट पूरा बढ़िया हो जाता है, वो हिलेगा नहीं और आप आराम से एक्सकवेशन अंदर कर सकते हैं। और जब आप वो बीम वाला सिस्टम यूज करना है तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सकवेशन के बाद आपको वो प्लैंक्स उसमें डालते रहना पड़ेगा और लैटरल सपोर्ट के लिए, और वो इस तरह से करके आप नीचे जाते जाएंगे। तो ये तीनों में से कोई भी आप सपोर्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं इसके लिए, रिटेनिंग ऑफ अर्थ के लिए। और इस तरह से करके एक्सकेवेशन जो है वो चलता रहेगा नीचे, और सर्टेन डेप्थ पे आप सपोर्ट लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते जाएंगे। करते करते आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद फिर आप जो है वहाँ से जैसे आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले नीचे का स्लैब कास्ट करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से कॉलम्स बीम्स जो भी है वो सारा कुछ कंस्ट्रक्ट करते हुए धीरे धीरे फिर आप ऊपर की ओर आएंगे। तो इसमें मेथड आसान होता है, लेकिन साथ ही इसमें ये होता है कि आपको बिल्कुल फ्री स्पेस अवेलेबल हो तभी ये काम ज़्यादा हो पाता है, वरना इसमें जो है दिक्कत होती है इसको ट्रैफिक रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि इसमें डायफ्राम वॉल यूज नहीं किया जाता। अगर आपको ट्रैफिक रेस्टोर करना है तो डायफ्राम वॉल यूज करना पड़ेगा, भले ही आप टॉप डाउन कर रहे हो या बॉटम अप कर रहे हो। तो ये है इसमें। और ये जो है ये बॉटम अप का मैंने बताया। तो बॉटम अप में लेकिन एक फायदा ये होता है कि चूंकि आप कंस्ट्रक्शन नीचे से कर रहे हैं तो आपको कोई आपके साथ में कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो इसमें लीकेज ये सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन टॉप डाउन करने में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, और लीकेज के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस लिया जाता है और स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी कभी कभी करने पड़ते हैं ताकि मतलब लीकेज ना हो। तो ये है आपका बॉटम अप का, तो मैंने बता दिया। अब टॉप डाउन का जो है वो भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि टॉप डाउन में क्या था कि सबसे पहले या टॉप डाउन जब भी आप करेंगे तो डायफ्राम वॉल्स बना करके ही करेंगे।
तो डायफ्राम वॉल के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले गाइड वॉल दोनों साइड में बनाना पड़ेगा। बीच में जहाँ डायफ्राम वॉल बनाना है, वो स्टेशन का जैसे चौकोर है, रेक्टेंगुलर उसका शेप है, तो उसमें वो गाइड वॉल पहले बना के दोनों साइड, वो कम डेप्थ तक होता है, वो भी आरसीसी का होता है लेकिन वो कम डेप्थ तक होता है। उसके बाद जो है उसके बीच में जब वो ऊपर में वो गाइड करने के लिए होता है, ताकि ऊपर एक्सकेवेशन ठीक से प्रोसीड करे। डायरेक्ट आप इसका एक्सकेवेशन नहीं कर सकते जमीन में, तो वो सपोर्ट भी ऊपर में थोड़ा कुछ दूर तक प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद जब आप एक्सकेवेशन शुरू करते हैं तो शुरू में कुछ मिट्टी आप वो ग्रैब से उसको निकालते हैं एक्सकेवेट करके। उसके बाद जब थोड़े डेप्थ तक चले जाते हैं तो फिर आप जो है उसमें बेंटोनाइट स्लरी या पॉलीमर जो है वो आप उसमें डालते हैं, जो कि आजकल पॉलीमर ही यूज होता है। जैसा मैंने बताया, बेंटोनाइट पे आजकल बैन ही हो गया है, क्योंकि उसका डिस्पोजल जो है बेंटोनाइट के साथ जो सॉइल जाता है उसका डिस्पोजल पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो दैट इज नॉट, इट हैज़ गॉट मेनी एनवायरमेंटल का उसमें बहुत समस्याएं हैं। तो वो एक्सकवेट करते हैं, करने के बाद फिर उसमें जो है हम वो नीचे तक एक्सकवेट कर लेते हैं। इस तरह से करके दो रिइंफोर्समेंट पैनल्स के लिए एक्सकवेशन करते हैं। करने के बाद जो है उसको सफाई कर देते हैं, जो भी उसमें नीचे गिर गया है डेबरी वेबरी ये सबको पूरा बढ़िया से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद तब फिर जो है वो रिइंफोर्समेंट केज लोअरिंग करते हैं। उसके पहले जो है एंड स्टॉप्स दोनों साइड लगा देते हैं। एंड स्टॉप्स में मेल फीमेल का वो ग्रूव बना रहता है। तो उसमें जब कंक्रीटिंग करना शुरू करते हैं, कंक्रीटिंग करते करते वो ऊपर तक ले आते हैं। उसके बाद जो है, और ये जो डेप्थ हमेशा डायफ्राम वॉल का ज्यादा रखा जाता है, लास्ट जो आपका बॉटम स्लैब है उससे ज्यादा रखा जाता है। और ये जो केज बनता है, इस केज में जहां जहां भी आपका स्लैब आएगा, जैसे सबसे ऊपर वाला टॉप स्लैब आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्लैब आएगा, वहां वहां पर हम कपलर जो है वो रिइंफोर्समेंट को एल शेप में वहां पर मोड़ के और एक कपलर जो है उसमें लगा के उसमें रखते हैं, और फिर उसके रिइंफोर्समेंट केज को लोअर करते हैं। लोअर करने के बाद कास्टिंग हो जाती है। कास्टिंग होने के बाद इसी तरह से सारा डायफ्राम वॉल हो जाता है। तो फिर जो है एक्सकवेशन करते हैं। करने के बाद जहाँ तक वो कपलर का लेवल है वहां तक खोदते हैं, और खोद करके उसको जो है वहां पर एनफोर्समेंट जो है स्लैब का वो बांधते हैं। तो वो कपलर में घुस जाता है, तो चूंकि थ्रेड रहता है तो उसमें वो दोनों साइड उधर का एनफोर्समेंट में आधा वो कपलर आधा थ्रेड लगा रहता है, आधा है दूसरा जो रेनफोर्समेंट में घुसता है उसके साथ में इसको टाइट कर देते हैं। इस तरह से रेनफोर्समेंट काफी अच्छी तरह से बैठ जाता है, और सारा स्पेसिंग वगैरह जितना है कवर ववर सब मेंटेन करके फिर नीचे जो है वो डाल करके आपका फॉर्म वर्क और कंक्रीट कास्ट कर देते हैं। टॉप स्लैब कास्ट हो जाता है, उसमें एक बीच में ओपनिंग छोड़ देते हैं जिससे कि हम नीचे एक्सकेवेट करके नीचे जाएंगे, और उस एक्सकेवेशन जो ओपनिंग छोड़ते हैं उस ओपनिंग में रिइंफोर्समेंट आगे उसको आगे बढ़ाने के लिए और क्लोज करने के लिए उसमें व्यवस्था छोड़ के तब करते हैं। और उससे एक्सकवेट करते हुए पहले छोटे एक्सकेवेटर से एक्सकवेट करते हैं, करते करते जब नीचे चले जाते हैं तो वहां पे फिर हमें लार्ज स्पेस मिलना शुरू हो जाता है स्लैब के नीचे। अच्छा, इसके पहले सॉरी एक चीज मैं कहना भूल गया कि यहाँ पर हमको कॉलम, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हमको स्लैब कास्ट करना है तो कॉलम सपोर्ट के लिए चाहिए, तो वो कॉलम हम ऊपर से ही इंसर्ट कर देते हैं, और इंसर्ट करके और उसका टॉप जो है कैप वो कास्ट कर देते हैं, और उसके बाद नीचे वो कॉलम नीचे तक चला जाता है। और फिर हम जब दूसरे फ्लोर लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां पर आने के बाद हम दूसरा फ्लोर कास्ट करते हैं, और साथ ही वो जो कॉलम सब रहता है उसके बाद वो नीचे फिर उसके उसी तरह से एक ओपनिंग छोड़ते जाते हैं, उससे नीचे लोअर जाते हैं जहां तक हमको जाना है। दो तीन जितना भी फ्लोर है, कभी कभी कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाते हैं नीचे अंडरग्राउंड शॉप्स और ये सब के लिए, तो फिर ज्यादा फ्लोर की जरूरत होती है। सबसे नीचे जो होता है वो प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म में भी दो सिस्टम हो सकता है, या तो टनल जो है वो उसके थ्रू पास कराया जाए और उससे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट किया जाए, वो भी एक मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है जो कि नहीं पूरा वो ओपन रहता है प्लेटफॉर्म का, जो नॉर्मल होता है उस तरह का। और एक जो मेथड है जिसमें कि वो पहले टनल को उससे पास करा करके और टनल से बोरिंग मशीन से टनल कर देते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर फिर कंस्ट्रक्शन जो ये जाता है टॉप डाउन से, तो वहां पर फिर वो कंस्ट्रक्ट
तो ये है। और इसमें वही कपलर की सावधानी बहुत रखनी है और लीकेज वगैरह ना हो इसकी बहुत सावधानी। और जो जो ओपनिंग छोड़ी जाती है बाद में उसको सबको वहाँ पर कास्ट कर दिया जाता है स्लैब। उसके बाद जितने कॉलम्स हैं उनको सबको इनकेस कर दिया जाता है कंक्रीट से, और ये एक कंक्रीट कॉलम बन जाता है बाहर से इसका फिनिशिंग कंक्रीट का। उसके बाद जो है बाकी फिनिशिंग वगैरह की जो कार्रवाई होती है वो होती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी।